हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है जर्नल एंट्री। इस चैप्टर को मिस करने की मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा। इसकी वजह से आपको बाद में काफी पछताना भी पड़ सकता है। फिर उन्हीं स्टूडेंट्स को अकाउंट की बुक समझ नहीं आती। कुछ स्टूडेंट एक गलती और करते हैं कि वह जर्नल एंट्री को समझने की जगह उन्हें रटने लगते हैं। उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे। 12th क्लास में एक बुक है जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। इस बुक के अंदर शेयर को इशू करने से रिलेटेड काफी सारी जर्नल एंट्री है। ये बुक जर्नल एंट्री से भरी हुई है। इतनी सारी एंट्रीज आप नहीं रख पाओगे। हर एक जर्नल एंट्री के पीछे रीजन ढूंढे कि किसी भी अकाउंट को क्यों डेबिट या क्रेडिट किया जा रहा है। जिस तरह से एक बिल्डिंग को स्टैंड करने में अहम भूमिका बेस की होती है। अगर ये बेस वीक हुआ तो कोई भी बिल्डिंग लंबे टाइम तक स्टैंड नहीं कर पाएगी। और इसी तरह जर्नल एंट्री भी आपकी अकाउंटिंग का बेस है जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। इस चैप्टर में हम सीखेंगे फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री, सिंगल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री क्या होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, परचेज, इसमें हम कैश और क्रेडिट परचेज से रिलेटेड दोनों एंट्री सीखेंगे। सेल्स में भी कैश और क्रेडिट सेल सीखेंगे और इसके बाद बैड डेब्ट और बैड डेब्ट रिकवर। एंट्री शुरू करने से पहले एक बार हम अपनी ट्रिक पर नजर डाल लेते हैं। कुछ इस तरह का होता है हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। इसमें बेसिकली 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम डेट का होता है। डेट को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। पहले हम ईयर को मेंशन करते हैं और उसके बाद हम मंथ लिखते हैं। पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम जनरल एंट्री लिखते हैं और एंट्री के जस्ट नीचे के नीचे हम नरेशन लिखते हैं जो कि उस जर्नल एंट्री को डिस्क्राइब करती है। थर्ड कॉलम है लेजर फोलियो का, जिसमें हम पेज नंबर लिखते हैं और इसके बाद अगले 2 कॉलम में हम डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को लिखते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ इतना सिखा रहा हूं कि एंट्री पास कैसे की जाती है एक प्रॉपर फॉर्मेट में सही तरीके से। एंट्री को डिटेल में हम आगे सीखेंगे। ये हमारी कंपाउंड एंट्री है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री में क्या डिफरेंस होता है। जर्नल एंट्री बेसिकली 2 तरीके की होती है, एक सिंपल एंट्री और दूसरी कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होगा और एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा, जबकि कंपाउंड एंट्री में मोर देन 1 अकाउंट डेबिट भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट भी हो सकते हैं। चलिए इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सभी एंट्री में डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमेशा इक्वल होंगे। अगर नहीं होते तो इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक की है। अब हम कंपाउंड एंट्री का एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट 800 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 से, टू मोहन 1000 से। अब इसे ध्यान से देखिए, 2 अकाउंट डेबिट है और एक अकाउंट क्रेडिट है, या फिर एक अकाउंट डेबिट और 2 अकाउंट क्रेडिट भी हो सकते थे किसी दूसरी एंट्री में, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा इक्वल होगा। चलिए शुरू करते हैं। अपनी बुक की सबसे पहली जनरल एंट्री फर्स्ट एंट्री कैपिटल की होगी। इनसे मिलिए, ये एक बिजनेसमैन है जो अपने नए बिजनेस को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं। इसी पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। चलिए अब इसी ट्रांजैक्शन की हम जनरल एंट्री करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख। यहाँ हम नरेशन लिखेंगे। चलिए इसे अब थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। इस एंट्री को हम दोनों मेथड से करेंगे। पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करेंगे। कैश अकाउंट हमारी असेट्स होती है और असेट्स रियल अकाउंट के अंदर आती है। रियल अकाउंट का गोल्डन फॉर्मूला होता है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, इसलिए हमने कैश को डेबिट किया और कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होता है जिसका गोल्डन रूल होता है डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हमें यहाँ पर कैश देने वाले को क्रेडिट करना है जो कि हमारा बिजनेसमैन है, और हम कैपिटल अकाउंट बिजनेसमैन के लिए ही बनाते हैं, इसलिए कैपिटल को हमने क्रेडिट किया। अब हम अपनी शॉर्टकट मेथड के थ्रू इसे सोल्व करेंगे। बिजनेस के अंदर कैसा रहा है, यानी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, तो हम डेबिट करेंगे। कैपिटल हमारी LIC वाली कैटेगरी के अंदर आती है, तो इसमें इंक्रीमेंट होने पर क्रेडिट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिजनेसमैन के सामने ये आता है, किस गुड्स को सेल परचेज करें, यानी किस गुड्स में ट्रेडिंग करें जिससे उसे अच्छा खासा रेवेन्यू या प्रॉफिट मिल सके। कुछ टाइम सोचने के बाद उसे लगता मोबाइल में ट्रेडिंग करना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आज के टाइम में मोबाइल का यूज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे वह यूज सोशल साइट्स के लिए हो या फिर गेमिंग के लिए। केवल हम घर बैठे ही बड़े आराम से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और इजिली पेमेंट भी कर सकते हैं, और कॉलिंग के लिए तो हम मोबाइल को यूज करते ही हैं। अब इसी मोबाइल का यूज ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी किया जाने लगा है। स्टूडेंट घर बैठे बड़े ही आसानी से सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप की हेल्प से ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस से याद आया, आपको हमारा माइंड ब्लोइंग अकाउंटिंग चैनल कैसा लगा? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर।
परचेज की बेसिकली दो कैटेगरी होती है, एक कैश परचेज और दूसरी क्रेडिट परचेज। कैश परचेज के अंदर जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसकी पेमेंट हम इमीडिएटली कर देते हैं, लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर हम सामने वाली पार्टी की पेमेंट कुछ टाइम के बाद करते हैं। ऐसी सिचुएशन में यही पार्टी हमारे लिए क्रेडिटर बन जाती है। चलिए अब इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। पहले हम करेंगे परचेज इन कैश। गुड्स डिसाइड करने के बाद एक ऐसी कंपनी से परचेज करेंगे जो कि मोबाइल में मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग करती हो। ट्रेडिंग का मीनिंग है सेल परचेज करना। ये मोबाइल हमने रीसेल के पर्पज से खरीदा है, इसलिए हम इस गुड के लिए परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। तो हम जनरल एंट्री में लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू कैश अकाउंट 1,20,000। इसे डिटेल में समझ लेते हैं। जब हमने एक लिमिटेड कंपनी से गुड्स परचेज की और बदले में पेमेंट की तो परचेज को डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है और इसका गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसलिए हमने परचेज को डेबिट किया। कैश हमारा रियल अकाउंट होता है जो कि कहता है डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश जा रहा है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। ट्रिक की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए इसलिए परचेज को डेबिट किया, और पेमेंट की है तो कैश जा रहे हैं यानी कि एसेट्स डिक्रीज हुई है तो कैश को क्रेडिट किया। अब समझ लेते हैं क्रेडिट परचेज में जनरल एंट्री कैसे करते हैं। हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर ये वही है जिससे हमने क्रेडिट में परचेज किया है। अगर इसका कोई नाम है तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब हम इस एंट्री को समझ लेते हैं। परचेज हमारा एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस को हम हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट किया। क्रेडिट में परचेज करने से हमारे क्रेडिटर क्रिएट हो रहे हैं, जिसे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए यहां मोहन को क्रेडिट किया जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से वही क्लास 11th का चैप्टर जर्नल एंट्री लेकर आया हूं। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ये टॉपिक्स हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। ये एंट्रीज हम आज की क्लास में सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सेल्स ट्रांजैक्शन बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक कैश एंड सेकंड वन इज क्रेडिट सेल। सबसे पहले हम कैश सेल की डेफिनेशन और फिर जर्नल एंट्री समझेंगे। इनसे मिलिए ये हमारी कंपनी के सेल्समैन है जिनका नाम मिस्टर सोहन है। अब इनसे मिलिए ये है टीना जो कि एक मोबाइल खरीदना चाहती है, इसलिए मिस्टर सोहन इन्हें 7,000 का मोबाइल चेक देते हैं, सॉरी मतलब बेच देते हैं, और टीना भी तुरंत 7,000 की पेमेंट कर देती है। इस तरह दोनों पार्टी ने अपना अपना प्रोमिस कंप्लीट किया। एक पार्टी ने गुड्स ट्रांसफर की, दूसरी पार्टी ने पेमेंट की। यही मेन फीचर्स होती है कैश सेल की। अब इसकी जर्नल एंट्री भी सीख लेते हैं। हम जर्नल एंट्री में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000 से। ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस में जब किसी पार्टी से कैश रिसीव होता है तो हम हमेशा डेबिट करते हैं, और सेल्स के थ्रू पैसा आया है इसलिए क्रेडिट करेंगे, और वैसे भी हम इनकम को हमेशा क्रेडिट करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब आते हैं क्रेडिट सेल्स की एंट्री पर। इनसे मिलते हैं ये है रिया, जो आज कॉलेज से आते टाइम बारिश में भीग जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक अम्ब्रेला परचेज करती है हमसे। फिलहाल अभी पेमेंट करने के लिए इनके पास कैश नहीं है, ये कुछ टाइम के बाद पेमेंट करेंगी। इस ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स सेंड कर दी है बट पेमेंट अभी पेंडिंग है जो कि फ्यूचर में मिलेगी। ऐसे में हम क्रेडिट सेल की जर्नल एंट्री इस प्रकार करेंगे। रिया डेबिट टू सेल्स अकाउंट 300 से। रिया हमारे लिए डेटर है क्योंकि हमने इन्हें क्रेडिट में सेल किया है। डेटर एसेट्स है और एसेट्स इंक्रीज होने पर डेबिट करते हैं, और सेल्स इनकम है बिजनेस के लिए, सो इसे क्रेडिट किया। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पर, जिसे देखकर एग्जाम में सभी स्टूडेंट्स की हवा टाइट हो जाती है और कुछ स्टूडेंट्स का तो सर घूमने लगता है, कुछ कुछ चक्कर आने लगते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैड डेट की। ये 12 लाख की शाइनिंग कार हम निहारिका को सेल करते हैं। नेक्स्ट मंथ वो पेमेंट टाइम पर करने का प्रॉमिस करती है, लेकिन ये पेमेंट नहीं कर पाती, तो इसी नॉन रिकवेरेबल अमाउंट को बेड डेट कहते हैं। पेमेंट न कर पाने के कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि वे फाइनेंशियली इतना वीक हो गई है कि अब उनके पास कैश अवेलेबल नहीं है पेमेंट करने के लिए, या फिर बिजनेस में काफी लॉस होने की वजह से इंसॉल्वेंट हो गई हो यानी दिवालिया हो गया हो। ये दोनों एंट्रीज समझने के बाद हम बैड डेट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बैड डेट टू टाइप्स का होता है, फुल्ली बेड डेट, पार्शियली डेट। इस केस में हमारी पूरी पेमेंट डूब जाती है, और इस केस में हमें कुछ पैसा डेटर की घर की एसेट्स को बेचकर रिसीव हो जाता है, इसलिए आपने ये लाइन जरूर देखी होगी अपने बेड डेट के क्वेश्चन में। अब इनकी जनरल एंट्री समझ लेते हैं। सेल की एंट्री होगी निहारिका डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12 लाख से। इसके दोनों केसेस हम एक साथ समझेंगे। फर्स्ट एंट्री में हमने निहारिका को डेबिट किया क्योंकि निहारिका से क्रेडिट सेल के बदले में पेमेंट आने वाली थी, लेकिन अब पेमेंट नहीं आ रही,
तो इस एंट्री को रिवर्स करेंगे, यानी पहले डेबिट किया था तो अब क्रेडिट करेंगे। और वैसे भी अब डेटर डिक्रीज हो रहे हैं बैड डेब्ट की वजह से, इसलिए क्रेडिट किया और बैड डेब्ट को डेबिट करेंगे, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है जिसका गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये बिजनेस के लिए लॉस भी है, इसलिए डेबिट करेंगे। और यहाँ हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 1 लाख से, क्योंकि 1 लाख हमारे पास आ रहा है। कैश रियल अकाउंट है और इसका गोल्डन रूल भी कहता है डेबिट व्हाट कम इन, इसलिए डेबिट किया। कैश इंक्रीज या रिसीव होने पर हमेशा डेबिट करते हैं। बैड डेब्ट में हम उस अमाउंट को लिखेंगे जो हमें रिसीव नहीं हुआ। बैड डेब्ट बिजनेस के लिए लॉस होता है, इसलिए इसे डेबिट करेंगे। निहारिका को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इंसॉल्वेंट होने के बाद अब ये पेमेंट नहीं कर पाएंगी, तो ये हमारी डेटर नहीं रही। डेटर एसेट्स होती है और एसेट्स डिक्रीज होने पर क्रेडिट करते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री है बैड डेब्ट रिकवर। चलिए अब इसे भी समझ लेते हैं। कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट ईयर निहारिका का बिजनेस प्रॉफिट्स कमाने लगता है और अब इनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो अब ये हमें पेमेंट करना चाहती है उस कार की। तो अब हम इस एंट्री के लिए एक न्यू अकाउंट ओपन करेंगे बैड डेब्ट रिकवर्ड के नाम से। जिस तरह बैड डेब्ट हमारे लिए लॉस था और इसे डेबिट करते थे, ये उसका अपोजिट है। इस अकाउंट को हम अपनी इनकम मानेंगे और क्रेडिट करेंगे। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है और इसका रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसकी जर्नल एंट्री हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट 11 लाख से। ये 11 लाख वही अमाउंट है जो लास्ट ईयर रिसीव नहीं हुआ था और हमने बैड डेब्ट अकाउंट में डाल दिया था। आई होप अब आपको बैड डेब्ट के क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जनरल एंट्री चैप्टर का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परचेज ऑफ असेट्स के बारे में सीखेंगे। देखिए, बिजनेस के अंदर हम नॉर्मली 2 तरह की चीजें खरीदते हैं। एक वो जिनको हमने रीसेल के पर्पज से खरीदा है और दूसरी वो चीजें जिनको हमने खरीदा है ताकि बिजनेस के अंदर रख सके और उनसे काम लिया जा सके। इनको हम गुड्स बोलते हैं और इनके लिए परचेज अकाउंट ओपन करते हैं। इन्हें हम फिक्स असेट्स कहते हैं और इनके लिए हम इन्हीं के नाम से अकाउंट ओपन करते हैं। लाइक मशीन परचेज की तो मशीनरी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग या फर्नीचर खरीदा तो इन्हें के नाम से अकाउंट क्रिएट करेंगे। परचेज और एसेट्स दोनों के ओपनिंग बैलेंस डेबिट होते हैं। इसका मतलब इंक्रीज होने पर इन्हें डेबिट करेंगे और डिक्रीज होने पर हमेशा क्रेडिट करेंगे। हम इन्हें इसलिए परचेज करते हैं ताकि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन की एक्टिविटीज में हेल्प ली जा सके, या फिर ऑफिस वर्क के लिए भी हम इन मशीनरी या कंप्यूटर को खरीदते हैं और इन्हें प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदते हैं। स्टूडेंट्स को हमेशा डाउट रहता था कि कब परचेज डेबिट करना है और कब असेट्स अकाउंट, क्योंकि दोनों को ही हम परचेज करते हैं। अब बस आपको परचेज करने का इंटेंशन समझना है कि रीसेल के लिए खरीद रहे हैं या बिजनेस के अंदर रखने के लिए खरीदा है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि गुड्स को सेल करने के लिए सेल्स अकाउंट और बाय करने के लिए परचेज अकाउंट बनाते हैं और एसेट्स के लिए हम इन्हें के नाम से अकाउंट बनाते हैं। टीचर इन दोनों के डिफरेंसेस को ज्यादा डिटेल में नहीं बताती, फिर बाद में स्टूडेंट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में गलतियां करते हैं और उसके बाद टीचर का रिएक्शन आपको पता ही होगा। चलिए एसेट्स की एंट्री समझने के लिए हम एक कार खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए, ताकि इसकी हेल्प से हम सभी गुड्स की डिलीवरी फास्ट और टाइम पर कर सके। परचेज ऑफ असेट्स के अंदर हम जर्नल एंट्री के दोनों केसेस को समझेंगे। अगर हमने कैश में परचेज की है कार अपने बिजनेस के यूज के लिए, तो हम एंट्री करेंगे कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कार हमारे लिए एसेट्स है और कार आने से एसेट्स इंक्रीज हुई, इसलिए डेबिट करेंगे। कैश में पेमेंट की, इसलिए कैश डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करेंगे। अगर कार क्रेडिट में परचेज करते हैं तो एंट्री इस प्रकार करेंगे कार अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर या उस पार्टी का नाम जिससे हमने क्रेडिट में गाड़ी परचेज की है। प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते टाइम भी सेम मेथड अप्लाई होगा। ये हमने राम से खरीदी है, इसलिए राम को क्रेडिट करेंगे। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। एक साथ 2 असेट्स भी हम डेबिट कर सकते हैं। यहां हम श्याम को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज ऑफ असेट्स। कई बार हमें असेट्स खरीदने के साथ और भी काफी सारे एक्सपेंसेस करते हैं जो उसी असेट से जुड़े हुए होते हैं, तो उन्हीं एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट इस टॉपिक में सीखेंगे। मान लेते हैं हमने अपनी फैक्ट्री के लिए कुछ मशीनें खरीदते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एक्टिविटीज में काम आती है
अब इन असेट्स को ना तो बिजनेसमैन अपने सर पर उठाकर ला सकता है, बिजनेस के अंदर ना ही एम्प्लॉइज। इन्हें लाने में कुछ एक्सपेंस जनरेट होंगे, जैसे कि ट्रक में लोड करने का एक्सपेंस या फिर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, गुड्स ट्रांसपोर्ट के टाइम ऑन द वे। अगर कोई लॉस या डैमेज होता है तो इसके बारे में हम बीकॉम में कंसाइनमेंट चैप्टर में सीखेंगे। इन मशीनों के इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हम ऐसे कैसे भूल सकते हैं, इनकी भी रिकॉर्डिंग की जाएगी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। चलिए अब इसे प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। कब तक हम पंखे की हवा खाते रहेंगे, यही सोचकर हम अपने स्टाफ के लिए ऑफिस में एयर कंडीशनर लगवाते हैं। हमने इसे परचेज करते टाइम पेमेंट की 35,000 की। इसके बाद ट्रक में लोड कराने का खर्चा दिया 500, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई 500 और 2000 पे किए इंस्टॉलेशन एक्सपेंस के। ये सभी एक्सपेंस एसेट से जुड़े हुए हैं, इसलिए एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होंगे। जर्नल एंट्री में हम लिखेंगे एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर क्रेडिट में खरीदा है तो पार्टी का नेम आएगा। असेट्स परचेज करने से लेकर उसे रेडी टू यूज बनाने तक के सभी एक्सपेंस उसी असेट में डेबिट करेंगे। चलिए कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल भी कर लेते हैं, जिससे कंसेप्ट्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ हम दो ट्रांजैक्शन एक साथ देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ये रहा पहला एग्जांपल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये रहा दूसरा एग्जांपल। ये दोनों ट्रांजैक्शन काफी हद तक सिमिलर है। इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने गुड्स परचेज की है न कि एसेट्स। कैरेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है, और पेमेंट कैश में की तो कैश क्रेडिट क्योंकि कैश कम हो रहा है। दूसरे एग्जांपल में हमने एसेट्स खरीदी है तो एसेट्स का अकाउंट ओपन करेंगे, लाइक मशीनरी अकाउंट। मशीनरी परचेज करते टाइम जितने भी एक्सपेंस क्रिएट हुए उन सभी को मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करेंगे या उसकी कॉस्ट में ऐड करेंगे, और कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अब ये मशीनें या एसेट्स कुछ साल चलने के बाद छोटी मोटी टूट फुट या एक्सीडेंट की वजह से खराब होने लगती हैं। अब इन्हें रिपेयर या मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। कई बार कंप्यूटर एरर दिखाने लगता है, ऐसे में हमारा इंपॉर्टेंट डेटा लॉस्ट भी हो सकता है। इसलिए इनको टाइम रहते फिक्स यानी सही रिपेयर कराना जरूरी हो जाता है। असेट्स को रिपेयर कराते टाइम जो एक्सपेंस निकल कर आता है उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं। मान लेते हैं हम अपने बिजनेस की कोई भी एसेट्स, मशीनरी या चलिए कार को रिपेयर करवाते हैं। कार का रिपेयरिंग का बिल आता है 7,000 का, तो हम इस बिल की जर्नल एंट्री करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 से। रिपेयर हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट और कैश में पेमेंट की तो क्रेडिट किया। एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अगर हम रिपेयर एसेट्स को मेंटेन करने या उसकी खोई हुई एफिशिएंसी को लाने के लिए करते हैं तो रिपेयर अकाउंट में लिखेंगे उस एक्सपेंस को। और अगर हम मशीन की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के इंटेंशन से रिपेयर करा रहे हैं तो उस एक्सपेंस को उसी एसेट्स में डेबिट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर जरूर करें। लास्ट क्लास में हमने एसेट्स को परचेज करने और रिपेयर इंस्टॉलेशन के केस की सभी जर्नल एंट्री सीखी थी। आज के लर्निंग कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है, और फिर हम परचेज रिटर्न की जर्नल एंट्री सीखेंगे और इसमें दोनों केस देखेंगे, कैश का भी और क्रेडिट का भी। हम फिर सेल्स रिटर्न की एंट्री सीखेंगे। कैश और क्रेडिट में इंटरेस्ट और ड्राइंग से रिलेटेड एंट्री हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डिप्रिसिएशन। ये फिक्स्ड असेट्स पर लगता है और इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट्स पर चार्ज होने के बाद उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देता है, कि हमारे लिए लॉस होता है। लॉस और एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर कंसीडर करते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन हमारा नॉमिनल अकाउंट हुआ। डेप्रिसिएशन चार्ज होने की वजह से हम इन असेट्स को डिप्रिशिएबल असेट्स भी कहते हैं। ये असेट्स हमारी कंप्यूटर मशीनें, डिलीवरी व्हीकल कोई भी हो सकती है। डेप्रिसिएशन आखिर क्यों लगता है, चलिए इसके पीछे के रीजन को समझते हैं। मान लेते हैं हमने एक न्यू मोबाइल परचेज किया। जिस तरह हर एक चीज की लिमिटेड लाइफ होती है और उस लिमिटेड टाइम के एक्सपायर होने के बाद वो चीज या मोबाइल पुरानी हो जाती है या यूज करने लायक नहीं रहती। कोई भी असेट्स या कार पुरानी होने के बाद उतनी ही अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाती। हम 2005 में एक टू व्हीलर 50,000 का खरीदते हैं। 5 साल बाद अब इसकी मार्केट वैल्यू होगी 30,000। ये जो 20,000 का डिफरेंस आया है, इसे ही डिप्रिसिएशन कहते हैं। इन 5 सालों में इसका कई बार एक्सीडेंट या टूट फुट भी हुई होगी। कई बार हमने असेट्स को रिपेयर भी कराया होगा। टाइम बीतने के साथ स्पीड और माइलेज में भी गिरावट आई होगी। इन सभी कारणों से एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आती है। इसे ही अकाउंट की दुनिया में डिप्रिसिएशन कहते हैं। चलिए अब हम डिप्रिसिएशन की एंट्री भी समझ लेते हैं। मिस्टर एक्स 4 लाख की मशीन खरीदते हैं
और 10% से डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। जर्नल एंट्री में लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 40,000 से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, डिप्रिसिएशन एक लॉस है, इसलिए इसे हमेशा डेबिट करेंगे और जिस असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है उसे हमेशा क्रेडिट करेंगे। 40,000 की कैलकुलेशन भी समझ लेते हैं। ये है बुक वैल्यू, इसका 10% हुआ 40,000। वैसे तो डिप्रिसिएशन में और भी काफी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, जैसे डिप्रिसिएशन के टाइप्स, मेथड, प्रोविजन कैलकुलेशन, असेट्स अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट और भी काफी कुछ। इन सभी टॉपिक्स को हम डिप्रिसिएशन के चैप्टर में सीखेंगे। इस चैप्टर में फिलहाल हम सिर्फ जर्नल एंट्री सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है परचेज रिटर्न। जिस तरह परचेज के केस में हम इंक्रीज होने पर डेबिट और डिक्रीज होने पर क्रेडिट करते थे, परचेज रिटर्न में हम इसका अपोजिट करेंगे। हमने सप्लायर से एक लैपटॉप खरीदा, कुछ फॉल्ट होने की वजह से हमने इसे रिटर्न कर दिया। इसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। हमने जो अमाउंट पे किया था उसे भी वापस ले लेते हैं, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम परचेज रिटर्न के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। हम कैश और क्रेडिट दोनों केसेस को समझेंगे। कैश ट्रांजैक्शन के अंदर हमने परचेज की एंट्री कुछ इस प्रकार की थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब परचेज रिटर्न के अंदर हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न करने के बाद हमने जो पेमेंट की थी वो कैश वापस आया, इसलिए कैश रिसीव करते टाइम हमेशा डेबिट करते हैं कैश अकाउंट को और परचेज रिटर्न को हमेशा क्रेडिट करेंगे। इन दोनों एंट्री को कंपेयर करके समझ लेते हैं। यहाँ कैश क्रेडिट किया था परचेज के टाइम, तो अब रिटर्न के टाइम इसका अपोजिट करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे। परचेज को यहाँ डेबिट किया था तो अब यहाँ क्रेडिट करेंगे, लेकिन परचेज रिटर्न के नाम से। सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है, बस यहाँ कैश की जगह पार्टी या क्रेडिटर का नाम आएगा। ये वाला एग्जाम्पल तो आपको अभी तक याद होगा ही। इसमें हमने टीना को 7,000 का मोबाइल सेल किया था। कैश सेल के टाइम हमने ये एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन टीना जी को मोबाइल पसंद नहीं आया तो वे इसे रिटर्न कर देती है और बदले में हम भी इनकी पेमेंट वापस कर देते हैं। यहाँ कैश डेबिट किया था तो अब क्रेडिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट किया था तो अब डेबिट करेंगे, बट सेल्स रिटर्न के नाम से। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। ध्यान से देखिए, ये वही एग्जाम्पल है जिसमें निहारिका बारिश में भीग जाती है, फिर हमने उसे अम्ब्रेला क्रेडिट में सेल किया था। ये भी हमें अम्ब्रेला वापस कर देती है। शायद बारिश ज्यादा तेज होने की वजह से अम्ब्रेला भी इन्हें भीगने से नहीं बचा पाता, इसे डिफेक्टिव पीस सोचकर वापस कर देती है। जब बिका हुआ माल वापस आ जाता है तो ऐसी ट्रांजैक्शन हम सेल्स रिटर्न के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। हमने तब रिया को डेबिट किया था, पर अब रिटर्न की केस में हम उसे रिवर्स करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे। वैसे भी डेटर डिक्रीज होने पर क्रेडिट करते हैं। पहले सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था तो अब डेबिट करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट को। तो कैसी लगी आपको हमारी ये एनिमेशन कॉन्सेप्ट्स पर बेस अकाउंटिंग क्लॉज? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस अनोखे चैनल पर जिसका नाम है माइंड ब्लोइंग अकाउंटिंग। आप इस चैनल की सभी वीडियो को अपने मोबाइल पर किसी भी टाइम कहीं पर भी बड़े ही आराम से देख सकते हैं। टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आते हैं अपने आज के टॉपिक पर जिसका नाम है जर्नल एंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लर्निंग कंसेप्ट में आज हम सीखेंगे ड्राइंग क्या होती है और इसकी सभी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जनरल एंट्री सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राइंग से। कोई भी बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो बिजनेस के अंदर उसके इस अमाउंट्स के लिए कैपिटल अकाउंट ओपन किया जाता है। अगर बाद में यही बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट ओपन किया जाता है। बिजनेस और बिजनेसमैन को अकाउंट की दुनिया में दो अलग अलग एंटिटी माना जाता है। इस इन्वेस्टेड अमाउंट पर, जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं, इस पर बिजनेसमैन को इंटरेस्ट रिसीव होता है। इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मानते हैं। सबसे पहले हम ड्राइंग के बारे में सीखेंगे।
ड्राइंग बेसिकली 3 कैटेगरी की होती है। ड्राइंग कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है और बिजनेसमैन अपनी पर्सनली यूज के लिए असेट्स को भी निकाल सकता है। जब एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई अमाउंट निकाल लेता है, अपने पर्सनल यूज के लिए ना कि कंपनी के यूज के लिए, तो इसे ही हम ड्राइंग इन कैश कहते हैं। ड्राइंग का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ इस अमाउंट की रिकॉर्डिंग करेंगे जो कि निकाला गया है बिजनेसमैन के द्वारा, बजाय इसके कि वह पैसा कहां पर यूज किया गया है। अब बिजनेसमैन इस निकाले हुए पैसे को कहीं भी खर्च करे, चाहे वह गाड़ी खरीदे, घर खरीदे, या फिर अपने लिए कैमरा खरीदे, और या फिर अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेज के लिए लैपटॉप खरीदे। ये अपनी पर्सनल लाइफ में उस पैसे को कहीं पर भी किसी भी तरीके से यूज कर सकता है, चाहे अपनी एंटरटेनमेंट की चीजों में ही क्यों ना खर्च करें उस पैसे को। हमें उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करनी, हम सिर्फ निकाले हुए पैसे की एंट्री करेंगे। हम इसकी जर्नल एंट्री में लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000 से। ड्राइंग बिजनेस के लिए लॉस होता है जो कि कैपिटल को कम कर देता है, इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि कैश जा रहा है बिजनेस से बाहर, टू का मतलब यहाँ क्रेडिट ही होता है। ड्राइंग एक तरह की दीमक होती है जो कि कैपिटल के अमाउंट को खाती रहती है, इसलिए हम बैलेंस शीट में ड्राइंग को कैपिटल में से लेस करके दिखाते हैं। मान लेते हैं हमारा एक बिजनेस है जिसमें हम बुक्स, मैगजीन जैसी काफी चीजें प्रिंट करके इन्हें सेल करते हैं, तो ये बुक्स और मैगजीन हमारे लिए गुड्स हुई। अब अगर बिजनेसमैन कुछ बुक्स निकालकर अपनी डॉटर को दे देता है, तो ये भी पर्सनल यूज में काउंट होगा। इसे ही हम ड्राइंग्स इन गुड्स बोलते हैं। ये हुई हमारी सेकंड कैटेगरी की ड्राइंग। इसकी एंट्री हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। फर्स्ट कैटेगरी में हमने कैश निकाला था, इसलिए कैश को क्रेडिट किया था। यहाँ पर हमने गुड्स को निकाला है, इसलिए गुड्स को क्रेडिट करेंगे, और गुड्स के लिए हम परचेज अकाउंट बनाते हैं, इसलिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया। काफी स्टूडेंट्स को ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी कि परचेज अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया। मान लेते हैं हमने साल के स्टार्टिंग में 5 लाख की गुड्स परचेज की और ड्यूरिंग द ईयर हमने 4 लाख की सेल की, और ईयर के एंड में हमारे पास गुड्स बची 1 लाख, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। अब इसमें से भी 20,000 की बुक्स बिजनेसमैन निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो अब हमारी गुड्स 1 लाख से 80,000 बची, यानी कि डिक्रीज हुई, और डिक्रीज होने पर हमेशा क्रेडिट करते हैं। ये चीजें तो हम पहले से ही जानते हैं कि कोई भी गुड जब बिजनेस के अंदर आती है, हम परचेज अकाउंट ओपन करते हैं, जो इंक्रीज होने पर डेबिट होता है और डिक्रीज होने पर क्रेडिट होता है। और यही गुड्स जब बिजनेस से बाहर जाती है सेल्स की फॉर्म में, तो हम सेल अकाउंट ओपन करते हैं, जो कि क्रेडिट किया जाता है। आते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी पर। एक बिजनेस के अंदर काफी सारी एसेट्स हो सकती है, जैसे कि फर्नीचर, कंप्यूटर या फिर कार, जो कि हमने गुड्स डिलीवरी के लिए खरीदी होगी। अब हो सकता है कि बिजनेसमैन अपने फ्रेंड या किसी फैमिली मेंबर के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप को निकाल ले, या फिर अपने ही पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के स्कूटर को घर ले जाए। इसी तरह की ट्रांजैक्शन ड्राइंग इन असेट्स के अंदर आती है। इसकी जनरल एंट्री में हम लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू स्कूटर अकाउंट। ड्राइंग तो डेबिट होती ही है हमेशा, ये हम पहले से जानते हैं। यहाँ पर असेट्स को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बिजनेस के अंदर से अब एक एसेट्स कम हो रही है। इन तीनों तरह की ड्राइंग की जनरल एंट्री हम एक साथ देखेंगे और थोड़ा कंपेयर करके समझेंगे, इससे आपको ज्यादा समझने में आसानी होगी। तीनों में ड्राइंग डेबिट होगी। यहाँ पर कैश कम हो रहा था तो हमने कैश को क्रेडिट किया। यहाँ पर गुड्स विड्रॉ की गई तो हमने गुड्स के लिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया, और यहाँ पर असेट्स कम हो रही है तो हमने उसी एसेट्स को क्रेडिट किया। अब यह असेट्स लैपटॉप, स्कूटर कोई भी हो सकती है। कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट्स करके जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के लर्निंग कंसेप्ट में हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एक्सपेंस के अंडर हम सीखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन प्लस उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इसी की वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। तो स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन चैनल पर जिसका नाम है माइंड ब्लोइंग अकाउंटिंग, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री है।
चलिए समझते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। कोई भी बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस के अंदर से कैश विड्रॉल कर लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, इसी निकाले हुए अमाउंट को ड्राइंग कहते हैं। एक अकाउंटेंट इस ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेसमैन के लिए एक एक्सपेंस होता है, क्योंकि निकाले हुए पैसे पे उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जबकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है, क्योंकि ये अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है और इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। यह बिजनेसमैन के लिए एक्सपेंस होता है और जबकि बिजनेस के लिए यह एक इनकम होती है। तो ऐसे में हमारा अकाउंटेंट कंफ्यूज हो जाता है कि वो अकाउंटिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से करें, एक्सपेंस माने या फिर इनकम माने। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हम हमेशा अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के लिए। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम इसकी जनरल एंट्री कुछ इस प्रकार करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम हमेशा क्रेडिट करेंगे, क्योंकि यह बिजनेस के लिए इनकम है और इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। ड्राइंग्स को यहाँ पर डेबिट करेंगे, क्योंकि ड्राइंग्स एक तरह का लॉस होता है जो कि कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। एक छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी कैश की फॉर्म में रिसीव नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करके दिखाया जाता है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये दोनों आइटम बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं, जबकि ये दोनों आइटम एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस तरह से जब हम कभी भी किसी बैंक में अपना कैश डिपॉजिट करते हैं तो उस डिपॉजिट अमाउंट पे हमें कुछ इंटरेस्ट रिसीव होता है, जो कि हमारे लिए इनकम होती है। सेम कंसेप्ट बिजनेस के अंदर है। हम यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर, बिजनेस को रन करने के लिए, और इसी कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव होता है, जो कि बिजनेसमैन के लिए इनकम होती है। जबकि यही अमाउंट बिजनेस को पे करना पड़ रहा है, तो यह बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को हम हमेशा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट करते हैं। अब हम इन दोनों एंट्री को एक साथ देख लेते हैं, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे, और क्योंकि ये कैपिटल में ऐड हो रहा है जिससे हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, जो कि एक लायबिलिटी है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए एक तरह की इनकम है, तो हम इसे क्रेडिट करेंगे, और क्योंकि ड्राइंग्स की वजह से हो रही है तो हम ड्राइंग को डेबिट करेंगे, और ड्राइंग को वैसे भी हम हमेशा डेबिट ही करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी भी कैश की फॉर्म में ना ही दी जाती है ना ही ली जाती है, ये डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट की जाती है। इन दोनों आइटम को बैलेंस शीट में हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं ये भी हम एक बार देख लेते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करेंगे और माइनस करेंगे ड्राइंग्स को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी माइनस करेंगे, और जो भी आपका नेट अमाउंट आएगा उसको हम आउटर वाले कॉलम में लिखेंगे। एक्सपेंस के बारे में यहाँ पे तीनों चीज़ें सीखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर काफ़ी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को, तो इसको हम काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों को हम एक साथ देखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर की मेन फीचर्स ये होती है कि कभी कभी होते हैं, समटाइम्स या फिर लॉन्ग टाइम लंबे टाइम के बाद होते हैं, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरह के रेकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, जो कि रिपीटिशन मोड में छोटे छोटे टाइम्स के अंडर रिपीट होते रहते हैं। एक्सपेंडिचर जबकि बार बार होते रहते हैं, इसीलिए इन्हें रेकरिंग एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अगर हम अपने बिजनेस के लिए कोई भी ट्रक खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, तो ये सभी एक तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, क्योंकि ये हमारी असेट्स है, इनको हम रेगुलर बेसिस पे परचेज़ नहीं करते हैं, तो हम काफ़ी टाइम के बाद या फिर कुछ साल के बाद परचेज़ करते हैं, जब तक इनको फुल्ली हम यूज़ नहीं कर लेते या फिर ये मशीनें ख़राब नहीं हो जाती तब तक। जबकि एम्प्लॉय को सैलरी पे करना पर मंथ, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। हमने कोई लैंड परचेज़ की हुई है जिस पे हमने अपना रनिंग बिजनेस चलाया हुआ है, तो उस लैंड का हम रेंट देते हैं पर मंथ, ये भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर आता है। या फिर हम अपने ऑफिस में मोबाइल का बिल पे करते हैं, जो कि हर महीने पे करना होता है, या फिर अपने ही गुड्स को परचेज़ करते हैं। परचेज़ एक्सपेंस भी हमारा रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, जो कि बार बार रिपीटेशन मोड में होता रहता है।
कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंस है हम इसको समझेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर वे होते हैं जब हम कभी भी असेट्स को परचेज करते टाइम पे करते हैं, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वे होते हैं जो कि हम बिजनेस को रन करने के पर्पज़ से पे करते हैं, जैसे कि गुड्स को परचेज करना। ये भी एक्सपेंडिचर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर ही आता है। ये वाले एक्सपेंडिचर बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जबकि ये वाले एक्सपेंडिचर प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज़ से पे किए होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो बेनिफिट्स होते हैं वो हम काफ़ी साल तक लेते रहते हैं, मोर देन 1 ईयर, जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो बेनिफिट्स है वो हम 1 साल के अंडर ही उनको कंज्यूम कर लेते हैं। ये वाले एक्सपेंडिचर डेबिट किए जाते हैं असेट्स में, इसलिए इनको असेट्स अकाउंट भी कहते हैं, जबकि ये वाले एक्सपेंडिचर एक्सपेंस में डेबिट की जाती है और ये एक्सपेंस अकाउंट ही होते हैं। इन्हें बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, और जबकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है, जैसे कि सैलरी, रेंट या फिर डेप्रिसिएशन और फर्नीचर। अब यहाँ पर हम इनकी जनरल एंट्री सीखेंगे। हमने एक लैंड को परचेज़ किया और पेमेंट की बाई चेक। जनरल एंट्री होगी उस असेट्स को हम डेबिट करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, और क्योंकि पेमेंट हमने चेक के थ्रू की है तो यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट ना करते हुए हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि फाइनल पेमेंट हमारी बैंक के थ्रू जा रही है तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वो रिड्यूस होएगा, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। सेम एंट्री यहाँ पे करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे कैश अकाउंट को, क्योंकि कैश में पेमेंट करके ये चीज़ें खरीदी हैं। लेकिन इन दोनों का डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमेशा इक्वल आना चाहिए। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंडर हम जनरल एंट्री किस प्रकार करेंगे वो सीख लेते हैं। रेंट पेड 5000 ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पे रेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि रेंट हमारे लिए एक तरह का एक्सपेंडिचर है, और क्योंकि हमने कैश में पेमेंट की है तो हम क्रेडिट में कैश अकाउंट को करेंगे। सेम चीज़ हम सैलरी के केस में करेंगे, सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, एक्सपेंडिचर है, और कैश से पेमेंट किया तो क्रेडिट में कैश करेंगे। कोई भी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, चाहे रिपेयर है, वेजेस है, इंटरेस्ट है या फिर परचेज है, हम इन सभी एक्सपेंडिचर को हमेशा डेबिट करेंगे, और अगर पेमेंट कैश में की जा रही है तो कैश में क्रेडिट करेंगे, और अगर बैंक के थ्रू पेमेंट की जा रही है, चेक के थ्रू पेमेंट की जा रही है तो हम क्रेडिट हमेशा बैंक को करेंगे। अब आते हैं हम अपने लास्ट वाले टॉपिक पर, जिसका नाम है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, चलिए इसे समझते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये एक तरह का एक्सपेंडिचर है जो कि रिवेन्यू जनरेट करेगा, जो कि मोर देन 1 ईयर तक रिवेन्यू मिलता रहेगा हमें। तो इस एक्सपेंडिचर को हम 1 साल के अंदर इसको राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, इसे हमें राइट ऑफ करने के लिए कुछ ईयर्स तक इस एक्सपेंडिचर को शो करना होगा। काफ़ी टीचर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं बताते हैं बच्चों को, वो सिर्फ डेफिनेशन बताकर छोड़ देते हैं, लेकिन हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझेंगे। बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। कंपनी ने पे किया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के लिए 4 लाख रुपीज़। यहाँ पर अकाउंटेंट अपनी नॉलेज और स्किल के बेसिस पे ये एस्टिमेट करता है कि इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के बेसिस पर हमें आने वाले 4 साल तक प्रॉफिट या फिर रिवेन्यू मिलता रहेगा। तो इस बेसिस पे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार करेंगे। पहले साल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को 1 लाख से, और बचे हुए 3 लाख को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड के अंडर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से दिखाएंगे 3 लाख अमाउंट के साथ। दूसरे साल हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को 1 लाख से, और बचे हुए 2 लाख को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तीसरे साल हम फिर से 1 लाख को डेबिट करेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर में, और बैलेंस शीट में हम रिमेनिंग बैलेंस दिखाएंगे जो कि है 1 लाख रुपये। और 4th ईयर में यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में 1 लाख रुपये दिखाएंगे, और बैलेंस शीट में यहाँ पे 0 बैलेंस हो जाएगा। और 0 बैलेंस हम कभी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, इसलिए इसको हटा देंगे, समझाने के पर्पज़ से मैंने दिखाया है। आते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री पर, जिसे देखकर एग्जाम में सभी स्टूडेंट्स की हवा टाइट हो जाती है और कुछ स्टूडेंट्स का तो सर घूमने लगता है, कुछ को चक्कर आने लगते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बैड डेट की। ये 12 लाख की शाइनिंग कार हम निहारिका को सेल करते हैं। नेक्स्ट मंथ वो पेमेंट टाइम पर करने का प्रॉमिस करती है, लेकिन ये पेमेंट नहीं कर पाती।
तो इसी नॉन रिकवरेबल अमाउंट को बेड डेब्ट कहते हैं। पेमेंट न कर पाने के कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि वे फाइनेंशियली इतना वीक हो गई है कि अब उनके पास कैश अवेलेबल नहीं है पेमेंट करने के लिए, या फिर बिजनेस में काफी लॉस होने की वजह से इंसॉल्वेंट हो गई हो यानी दिवालिया हो गया हो। ये दोनों एंट्रीज समझने के बाद हम बैड डेब्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बैड डेब्ट टू टाइप्स का होता है। फुल्ली बेड डेब्ट, पार्शियली डेब्ट। इस केस में हमारी पूरी पेमेंट डूब जाती है, और इस केस में हमें कुछ पैसा डेटर की घर की एसेट्स को बेचकर रिसीव हो जाता है। इसलिए आपने ये लाइन जरूर देखी होगी अपने बेड डेब्ट के क्वेश्चन में। अब इनकी जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। सेल की एंट्री होगी निहारिका डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12 लाख से। इसके दोनों केसेस हम एक साथ समझेंगे। फर्स्ट एंट्री में हमने निहारिका को डेबिट किया क्योंकि निहारिका से क्रेडिट सेल के बदले में पेमेंट आने वाली थी, लेकिन अब पेमेंट नहीं आ रही, तो इस एंट्री को रिवर्स करेंगे, यानी पहले डेबिट किया था तो अब क्रेडिट करेंगे। और वैसे भी अब डेटर डिक्रीज हो रहे हैं बैड डेब्ट की वजह से, इसलिए क्रेडिट किया और बैड डेब्ट को डेबिट करेंगे, क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है जिसका गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये बिजनेस के लिए लॉस भी है, इसलिए डेबिट करेंगे। और यहाँ हम कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 1 लाख से, क्योंकि 1 लाख हमारे पास आ रहा है। कैश रियल अकाउंट है और इसका गोल्डन रूल भी कहता है डेबिट व्हाट कम इन, इसलिए डेबिट किया। कैश इंक्रीज या रिसीव होने पर हमेशा डेबिट करते हैं। बैड डेब्ट में हम उस अमाउंट को लिखेंगे जो हमें रिसीव नहीं हुआ। बैड डेब्ट बिजनेस के लिए लॉस होता है, इसलिए इसे डेबिट करेंगे। निहारिका को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि इंसॉल्वेंट होने के बाद अब ये पेमेंट नहीं कर पाएंगी, तो ये हमारी डेटर नहीं रही। डेटर एसेट्स होती है और एसेट्स डिक्रीज होने पर क्रेडिट करते हैं। कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट्स करके जरूर बताएं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर